हो गया है सर। ये ऐसा क्यों हुआ लेकिन? वो भूल गए होंगे सर, पता नहीं। ओके, तो अब देखिए कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिस्टम के अंदर होगी, सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। एंड देयरफॉर क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड जो फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बराबर है? क्लियर? एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि कोई भी अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म कहेंगे। क्योंकि आपको हमने डिफरेंस के पॉइंट्स जो जब हमने डिस्कस किए थे तब मैंने आपको समझाया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या इंटीग्रेशन ई डॉट डी होना चाहिए, वैसे यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस होना चाहिए या बी डॉट डेल्टा एस होना चाहिए। लेकिन वो इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन फॉर्म क्लोज लूप। इसलिए जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिस्टम में एंटर होगी उतनी बाहर निकलने वाली है। इसलिए टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑलवेज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बोलो, क्लियर हुआ इतना? यस सर। ओके। दूसरा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्या नहीं कह क्योंकि वो सकते? क्लोज लूप फॉर्म करते हैं इसलिए। इलेक्ट्रिक सर फील्ड मैग्नेट। लाइंस को आप, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते। तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में एक्ट होती है, पर मैग्नेटिक लाइन नहीं होती। परफेक्ट है। क्योंकि मैं क्योंकि अगर एक सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किया हुआ है तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या, कौन सी डायरेक्शन में जाने की होगी? तो जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसी डायरेक्शन में वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाएगा। इसलिए याद रखना कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ना, जिससे आप कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। एंड इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आप कह सकते हो, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स एंड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। जैसे अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू की बात करें तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा उसका इक्वेशन क्या है? तो वो होना चाहिए F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है। तो जिससे आप कह सकते हो कि फोर्स जो होगा वो V एंड B से जो प्लेन क्रिएट होगा उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, वो सेम डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल कर सकता। एंड इसीलिए कह सकते हो कि फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है, बट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय V एंड B। एंड इसीलिए कहने का मीनिंग ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप नहीं कह सकते। समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल 5.6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5.6 या पढ़िए तो स्टेटमेंट कोई स्टूडेंट। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ पढ़िए पढ़िए।
Many of the diagrams given in figure show magnetic field lines wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which ones. तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक देखी उसका यूज यहाँ पे करना है, बराबर है, एग्जांपल 5.6 के अंदर। तो फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं, ए डायग्राम की बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सोर्स से, पॉइंट लाइक सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा दिखा रहा है। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, और करेक्ट नहीं है तो क्यों करेक्ट नहीं है? सर गलत है, एक पॉइंट से कितनी लाइन निकल रही है? एक्चुअली गलत ये भी है कि कभी भी इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो ओरिजिन है वो ऐसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यानी हम ऐसा बोलते हैं ना कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट उसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। यानी उसका कोई जनरेशन पॉइंट या टर्मिनेशन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ऑलवेज क्या करेगी कि क्लोज लूप जो है वो क्रिएट करेंगी। क्लियर? वेल यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, यानी एक पॉइंट लाइक पोल दिया हुआ है और वहां से वो जनरेट हो रहा है, इसलिए वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। बराबर है? समझ में आया? यहाँ पे तो क्या होगा कि इसको अगर एनक्लोज करने वाला ये जो पॉइंट जैसा दिख रहा है ना, उसको एनक्लोज करने वाला अगर एक लूप लेंगे ना तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, यानी गॉस थ्योरम यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा फॉर मैग्नेटिज्म, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहने का मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जनरेशन जो होगा वो आप इस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ सर। हाँ, अगर 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 करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है तो कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी उसका शेप कैसा होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से? सर्क्यूलर होगा। हाँ, कॉन्सेंट्रिक लूप्स होनी चाहिए, या दे आर कॉन्सेंट्रिक लूप्स कह सकते हो, या सही है। जैसे फोर्थ चैप्टर में दिखाया ना, अब देखिए कि चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 146 पे फिगर 4.12 जो है वो दिखाया हुआ है। तो वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि सर्कुलर लूप, क्लोज लूप जो है वो क्रिएट करने चाहिए। इस तरह से जो डायग्राम ए में जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर बी डायग्राम, बी डायग्राम बोलिए। करेक्ट, आपको आंसर देना है, स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, इसलिए आपको जो आपको दिमाग में है वो बोलिए आप। रॉन्ग ही है ना, क्यों रॉन्ग है? एक पॉइंट से इतनी सारी दो लाइंस जा रही है तो ये इंटरसेक्ट हो नहीं सकती। ओके, सिंपल सी बात है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बराबर है? एंड यहाँ पे दिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, सी डायग्राम।
बोलो सी डायग्राम करेक्ट है कि नहीं है? राइट है सर। राइट है। या परफेक्ट है, क्योंकि जो टॉरॉइड जैसा दिख रहा है शेप, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी वो इस तरह से ही क्रिएट होनी चाहिए, तो करेक्ट है। फिर डी में रॉन्ग। रीजन? क्लोज लूप नहीं बना रहा। ओके हाँ, एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि क्लोज लूप भी नहीं बना रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही आउटसाइड द सॉलिनॉइड की बात करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हाफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जो उन्होंने ब्लैक लाइन से जो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट की है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं तो वो थोड़ा क्या होना चाहिए कि बैंड भी होना चाहिए, और यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि उन्होंने स्ट्रेट ही दिखाया है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डी जो होगा वो रॉन्ग होना चाहिए। फिर ई राइट है सर। रीजन? कहीं कुछ गलत है ही नहीं, इसलिए राइट है। ओके सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर है। क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से जनरेट हो रहे हैं, साउथ पोल में टर्मिनेट हो रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो करेक्ट है। एफ की बात करें तो रॉन्ग। रीजन? सर इधर क्लोज लूप नहीं बना तो नेचुरल लाइन बनेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना तो सॉरी, तो अगर वो इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहां से कहां होनी चाहिए, तो वो साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। जो डायरेक्शन उन्होंने रिवर्स दिखाई है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट में जी, उसमें से फील्ड लाइंस दिखाई कहाँ दे रही है? वो एन एंड एस के बीच में जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो साउथ टू नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड से, ये रॉन्ग है ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ टू साउथ ही है, ध्यान से देखिए, जूम करके देखिए। हाँ नॉर्थ टू साउथ है, बट क्या? सर अभी आपने बोला था ना थोड़ा कर्व होना चाहिए, पर ये तो स्ट्रेट है। नहीं, बट Yes, साउथ टू नॉर्थ होती है ना मैग्नेटिक लाइंस। ए बेटा ये एयर की बात चल रही है, आउटसाइड द मैग्नेट तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होगी ना। वो नहीं इनसाइड, यहाँ पे ये इनसाइड नहीं है, ये आउटसाइड है, तो नॉर्थ टू साउथ करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वो एंटर हो रही होगी तो वो सरफेस को थोड़े परपेंडिकुलर होने के लिए बेंड होनी चाहिए, बराबर है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि वो स्ट्रेट ही दिखा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? एंड इसीलिए, और आपने देखा होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर वो नॉर्थ पोल से जनरेट हो रही है या फिर साउथ पोल में टर्मिनेट हो रही है, वो दोनों ही सिचुएशन में क्या है कि इट इज क्या होना चाहिए कि थोड़ा कर्व्ड होना चाहिए, बेंड होना चाहिए, सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, एंड इसीलिए वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, क्लियर है? उसके बाद एग्जाम्पल 5.7 आपको होमवर्क में रीड करना है। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना है। करोगे ना? हेलो? यस हाँ सर करेंगे, मगर सर अभी टॉपिक 5.3 नहीं करोगे? टॉपिक 5.3 हो तो गया, कौन सा वाला? सर मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, गॉस लॉ सर। मतलब उस हाँ वो हो तो उसके गया, रिगार्डेड कोई थियरी नहीं है? ना उसके रिगार्ड कोई थियरी नहीं है, बस ये मैंने जो कहा वही है। हाँ तो मतलब वही पूछना था कि कुछ डिफरेंट तो नहीं हाँ है वो हो गया है। सर आपने हाँ, बोला वो आप राइटिंग में मिलेगा? क्या मिलेगा?
એટલે એક तो સેન્ટેન્સ आपने તમે કીધું એ इस થોડુંક टॉपिक का લખીને आपने આપશો? जो आपको 5th चैप्टर की नोट्स मिल गई होगी ना, सर ने सेंड की होगी ना? नहीं ના सर नहीं मिली। हेमंत हाँ तो मैं बात करता हूँ रौनक सर को कि वो सेंड कर दे, बराबर है। मैं भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन जनरली क्या है कि सारे चैप्टर का वहां से ही होता है, इसलिए बेटर है कि वो सेंड करे तो वो बेटर रहेगा, बराबर है। अगर वो मुझे कहते हैं तो मैं सेंड करूंगा, और तो मुझे एक बार बात कर लेने सर दीजिए। इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है क्या? मैं जो कहा ना वही तो स्टेटमेंट है, कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो सर उसको खाली आप रिटर्न में दे दीजिए ना। नहीं तो भी किस में रख दूं? रिटर्न રિટર્ન में। पेज नंबर 182 आपके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ है ना। तो एग्जाम्पल 5.6 के ऊपर वाली लाइन पढ़िए। हाँ मुझे याद था, नाइट मैग्नेटिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस जीरो। ओके। नाउ ये जो गॉस थ्योरम हमने पढ़ा, उसके कुछ रिजल्ट जो है उसको आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्रिएट करेगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा जनरेशन पॉइंट या टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, बराबर है। एंड जनरेशन या टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होने की वजह से कह सकते हो कि एक सिंगल मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, जो वापस से मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ऑलवेज वो पोल्स में यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज पेयर में जनरेट होने चाहिए, बराबर है। ओके। एंड याद रखना कि कभी भी कोई भी जगह पे मोनोपोल क्रिएट हो रहा है ऐसा अगर कुछ दिया हुआ तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। मोनोपोल्स कभी भी जनरेट नहीं होने चाहिए या जनरेट नहीं हो सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके। एंड इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जनरेशन पॉइंट एंड टर्मिनेशन पॉइंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक पोल की बात करें तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पोल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और दूसरे पोल का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए और इक्वल ही होना चाहिए। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि जिसमें दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, एक ही बार मैग्नेट की बात चल रही है, एक ही मैग्नेट की बात चल रही है, लेकिन एक का पोल स्ट्रेंथ ज्यादा और दूसरे का पोल स्ट्रेंथ कम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके। एंड थर्ड तो पता ही है आपको कि जितनी फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के अंदर एंटर होगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जनरेट नहीं होगी या कोई डिस्ट्रॉयड नहीं होगी या वो क्लोज लूप के अंदर कोई स्टोर नहीं होगी, बराबर है। जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, बराबर है। तो ये उसके कुछ रिजल्ट है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। इसमें कोई डाउट? ओके। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करना है। याद रखना कि अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जायंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों बार मैग्नेट वर्ड मैंने क्यों यूज किया? बिकॉज बार मैग्नेट के जितने भी इक्वेशंस है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट, तो वो सारे आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे अर्थ को। एंड इसीलिए अगर कोई बोले कि वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ अर्थ, तो बार मिनट के एक्सिस का जो इक्वेशन है 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटर ऑन बार मैग्नेट, तो आप वो इक्वेटर वाला जो इक्वेशन है म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मीनिंग होगा कि अर्थ एक जायंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्यों ऐसा होगा? क्यों अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? रीजन क्या होना चाहिए? डायनामो इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? सॉरी, डायनामो इफेक्ट की वजह से। वो क्या होता है?
वो क्या होता है? सही है, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो। डायनामो इफेक्ट को। हाँ नहीं, डायनामो इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस इफेक्ट को बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। एक्चुअली डायनामो इफेक्ट अर्थ के लिए आप कुछ इस तरह से ले सकते हो कि अर्थ के कोर पार्ट की अगर बात करें तो कोर पार्ट में मोल्टन फॉर्म में मेटल्स है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्लियर। एंड ये मोल्टन, ये सब कुछ जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में भी तो होगा ही अर्थ की सरफेस के अंदर, जिसको आप माइंस के अंदर आप माइंस से निकाल रहे हो, तो वो अर्थ के कोर पार्ट में है। इवन लिक्विड फॉर्म में भी है, लावा के साथ वो लिक्विड फॉर्म में भी है। एंड देयरफॉर जब अर्थ रोटेट हो रहा है अपनी ओन एक्सिस पे, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में जो मेटल्स होंगे वो भी रोटेट होने चाहिए, एंड उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे वो भी मोशन परफॉर्म करेंगे, एंड उनके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। एंड वो स्मॉल करंट की वजह से क्या होना चाहिए कि अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होना चाहिए। तो ये जो इफेक्ट है उसको हम कौन सी इफेक्ट कहेंगे? डायनेमो इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डायनेमो इफेक्ट कहेंगे, बराबर है। याद रखना कि द कोर ऑफ अर्थ इज वेरी हॉट एंड मोल्टन, एंड द सर्कुलेटिंग ions, electron, protons in a highly conducting liquid region of the earth core form electric current, and due to which magnetic field जो होगा वो क्या होना चाहिए? क्रिएट होना चाहिए, बराबर है। समझ में आ रहा है? हेलो? तो यस यहाँ पे सर। यहाँ पे ध्यान रखना कि कोर पार्ट की वजह से ही यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो, जो मैग्नेटिक जो कोर पार्ट की बात करें तो कोर पार्ट के लिक्विड की वजह से ही जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्रिएट होना चाहिए, बराबर है। ओके। एंड अगर यही अगर कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें मून के लिए, तो मून के लिए क्या होगा कि मून के कोर पार्ट में आप देखिए कि एक्चुअली मून को आप ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई कर सकते हैं कि मून का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? बिकॉज मून के कोर पार्ट में कोई मोल्टन मेटल्स नहीं है, एंड जिसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा, बराबर है, क्लियर। एंड बाकी अदर प्लैनेट्स की अगर बात करें तो विनस जो है अपनी ओन एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से वीकर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है उसका स्पीड ऑफ रोटेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होना चाहिए? क्रिएट होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत तो उसके अंदर सच्चाई है, कि थोड़ा बहुत तो क्या है कि हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्लियर। टोटली कह सकते हो कि उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते ये एजम्पशन को। दूसरा साइंटिस्ट ये अज्यूम कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में से कंटिन्यूअसली कॉस्मिक रेज जो है वो अर्थ की सरफेस पे आ रहे हैं, एंड जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे तो वो गैसेस का क्या करेंगे कि आयोनाइजेशन कर देंगे, क्लियर। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली जहां से वो पैरेंट एटम में से वो जो स्प्लिट कन्वर्ट हुए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन में क्या होने चाहिए? कन्वर्ट होने चाहिए। तो इस तरह से जैसे ही अर्थ रोटेट होगा उसका एटमॉस्फेयर भी उसके साथ ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से रोटेट होगा, एंड जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होंगे वो भी रोटेट होंगे, एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेटअप होगा, एंड वो करंट के वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। तो कोर पार्ट में जो मोल्टन फॉर्म में मेटल्स है उसके रोटेशन की वजह से ये क्रिएट होगा, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी ले सकते हैं कि जो कॉस्मिक रेज की वजह से एटम्स का जो आयोनाइजेशन होगा उसकी वजह से
पॉजिटिवली चार्ज आयंस इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे। जब अर्थ का रोटेशन होगा तो उसके साथ ये जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी अर्थ के साथ रोटेट होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, एंड वो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के रोटेशन की वजह से जो करंट डेवलप होंगे उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो ये दो रीजन हो सकते हैं। ओके, याद रखना कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेरी वीक होना चाहिए। इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला ऑर्डर का होना चाहिए। कितना? 10⁻⁵ टेस्ला का ऑर्डर का होना चाहिए। बराबर है? क्लियर? एंड याद रखना कि अगर हमने बार मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया हुआ है तो वो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक साउथ में। एंड मैग्नेटिक साउथ कहाँ पे है? मैग्नेटिक साउथ कहाँ पे है अर्थ के लिए? ज्योमेट्रिक नॉर्थ पे। सही है, परफेक्ट है। याद रखना कि अगर हमने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो आपको जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन में डायरेक्शन दिखाएगा, एंड उसका जो साउथ पोल होगा वो जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ के टुवर्ड्स कैसे अट्रैक्टेड होता है? वो तो वहां पे रिपल होना चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ है रशिया के ऊपर, कनाडा में जो आप ज्योमेट्रिक नॉर्थ लेते हो, नॉर्थ कनाडा की बात करें तो वो एक्चुअली ज्योमेट्रिक नॉर्थ सही है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है? मैग्नेटिक साउथ है। मैग्नेटिक साउथ है। अर्थ एक जो जाइंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो जहाँ पे ज्योग्राफिक या ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है उसके बाजू में क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक साउथ पोल होना चाहिए। एंड जहाँ पे नीचे एंटार्क्टिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एंटार्क्टिका की बात करें तो वहां पे क्या है? तो वहां पे मैग्नेटिक क्या है? वहां पे जियोग्राफिक साउथ है जो एक्चुअली क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ है। समझ आएगा? हेलो? यस सर। तो ये बात का ध्यान रखना कि जिसको आप नॉर्थ ले रहे हो, जिसको आप ज्योग्राफिक नॉर्थ ले रहे हो वो एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है, एंड जो ज्योग्राफिक साउथ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए। बराबर है? एंड अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर मैंने कहा आपको वो कितना है? 10⁻⁵ टेस्ला है, जिसको अगर आप गॉस में कन्वर्ट करो तो वो 0.1 गॉस भी आप ले सकते हो। 0.1 गॉस। ओके, 0.1 गॉस। सर ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की? हाँ, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 0.1 गॉस या 10⁻⁵ टेस्ला। एंड 1 गॉस को कभी कभी ऑरस्टेड के फॉर्म में भी याद रखा जाता है, तो 0.1 ऑरस्टेड भी कह सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। एंड याद रखना द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of earth magnetism is called the geomagnetism और terrestrial magnetism कहेंगे। The branch of physics that deals with the study of earth magnetism is called the terrestrial magnetism और geomagnetism कहेंगे। बराबर है? एंड अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, उसका प्रूफ आपको कहां से मिलेगा? कैसे कह सकते हो कि अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? रीजन? कौन कौन से ऑब्जर्वेशन से आप ऐसा कह सकते हो? हेलो? अगर हम मैग्नेट प्लेस करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उससे हाँ, पता परफेक्ट है। एक तो इससे कह सकते हैं कि अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो बार मैग्नेट एडजस्ट होगा। और कुछ? अगर एक बार मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने यानी अर्थ सरफेस के अंदर अगर उसको खड्डा खोद के अगर उसको हमने रखा हुआ है, कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ तक अगर उसको हम रखेंगे एंड फिर उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। याद रखना कि ये आयरन बार को अगर हमने खड्डा करके अर्थ के सरफेस के अंदर अगर उसको हमने बरी किया हुआ है एंड 1 to 2 मंथ के बाद अगर निकालेंगे तो वो
एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होगा? बिकॉज अर्थ के रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट करेगा, एंड जिसकी वजह से वो जो आयरन बार है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। एंड थर्ड प्रूफ ऐसे मिल सकता है कि अगर बार मैग्नेट को अगर हमने रखा हुआ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। अभी न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या होना चाहिए कि दे आर द पॉइंट एट विच द अर्थ, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में भी कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक सर फील्ड। सर सर हाँ सर आपका वॉइस फ्रीज हुआ है, बीच में आप बोल रहे थे ना, फिर से एक बार रिपीट करो ना। यहाँ पे क्या होगा सर कि अगर हमने एक बार मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हेलो, अभी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? हाँ सर। हाँ सर हाँ, आ रही है। तो अगर हमने कोई बार मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने रखा हुआ है तो आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या होना चाहिए कि दे आर द पॉइंट एट विच अर्थ मैग्नेटिक फील्ड and especially horizontal component of earth magnetic field, तो horizontal component of earth magnetic field and बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, एंड दे विल ट्राई टू नलिफाई इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो वो उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, तो दे आर नोन एज द नल पॉइंट्स कहेंगे, या हाँ दे आर बेसिकली नोन एज द नल पॉइंट्स, बराबर है, या न्यूट्रल पॉइंट्स कह सकते हैं। तो वो न्यूट्रल पॉइंट्स क्यों मिल सकते हैं, या फिर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्यों बैलेंस हो रहा है, तो अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी वजह से कह सकते हो कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आपको नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। नल पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करना है, मुझे याद करवाना। बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए मुझे याद करवाना। न्यूट्रल पॉइंट कैसे, कहाँ पे, कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि बार मैग्नेट को अगर हम कट करेंगे तो किस तरह से ईच एंड एवरी पार्ट कैसे बिहेव करेगा, समझाया था। पोलस्टन क्या होगी, मैग्नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो समझाया था मैंने आपको। हाँ सर, ओके, लेंथ भी हाफ होगी बीच में। हाँ यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी आप देखिए कि ये कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन ली, क्लियर। और अभी कुछ डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस किसको कहेंगे, क्लियर। तो वो सब कुछ है वो थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यूजिंग डायग्राम। ओके, एक मिनट चालू रखना। ओके, तो अब देखिए कि डायग्राम का यूज करके जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस किसको कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं।
थैंक यू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रशिया के ऊपर यानी नॉर्थ कनाडा की बात करें तो वहां पे क्या होना चाहिए, तो इट इज डेफिनेटली इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नॉर्थ कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे, लेकिन इट इज नोन एज एनजी यानी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहेंगे। एंड यहाँ पे आना चाहिए एस जी, जियोग्राफिक साउथ पोल हम कह सकते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल, बराबर। एंड उसमें से जो एक एक्सिस पास होगी उस एक्सिस को हम कहेंगे जियोग्राफिक एक्सिस कहेंगे। जियोग्राफिक एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आप कह सकते हो। एंड जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होगा उसके एडजेसेंट यहाँ पे होना चाहिए साउथ, लेकिन कौन सा साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी ये होना चाहिए नॉर्थ, बट कौन सा नॉर्थ होना चाहिए, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होना चाहिए। एंड इस तरह से ये होना चाहिए मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। ओके, एंड मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर ये जो लाइन पास होगी उसको हम कहेंगे इक्वेटर कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर। एंड आप देख सकते हो कि ये जो जाइंट बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा उसको आप कुछ इस तरह से ले सकते हो। ये बार मैग्नेट के लिए इक्वेटर होना चाहिए और ये बार मैग्नेट के लिए एक्सिस होना चाहिए। अर्थ जो जायंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा उसकी बात चल रही है। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। एंड याद रखना कि अगर इसकी बात करें जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें तो उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे थीटा या डी, और उस थीटा एंड डी को हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहेंगे। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जिसकी वैल्यू कितनी है 11.3 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 11.3 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, यस। ध्यान रखना कि जब ये बुक लिखी गई होगी तब यहाँ पे वैल्यू के 11.3 डिग्री ओके होगा, लेकिन राइट नाउ ये जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। कितना है, 20 डिग्री। उसका रीजन ये है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो लावा से नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप ग्रेजुअली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? मैग्नेटिक साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ से दूर जा रहा है एंड जियोग्राफिक साउथ जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। बराबर है? एंड जिसके से दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, बढ़ता जा रहा है।
इसलिए बुक में 11.3 दिया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो राइट नाउ ये वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है। कितना है, 20 डिग्री जितना दिया हुआ है। Now, अगर हम बुक में एक्चुअली रॉन्ग दिया हुआ है, बुक में उन्होंने इसी को ही नॉर्थ पोल और उसी को ही साउथ पोल कहा है, जो एक्चुअली रॉन्ग है। ये एक्चुअली साउथ पोल होना चाहिए और ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, बराबर है। ओके, एंड आपको कुछ डेटा याद रखना है। डेटा इन द सेंस कि ये याद रखने की जरूरत क्यों है, बिकॉज इस बार गुजकेट का पेपर आपने देखा होगा, तो गुजकेट की एग्जाम में उन्होंने ये मुंबई एंड दिल्ली के लिए मैगी डेक्लेरेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया था, बराबर है। तो ऐसा देखा जाए तो क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो अगर आपने प्रिपेयर किया है तो वो इजी रहेगा आपके लिए, इसलिए बेटर है कि वो इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। तो पेज नंबर 185 निकालिए और पेज नंबर 185 पे आप देखिए, द लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऐसा दिया है ना, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वर्ड यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉर्थ जियोग्राफिक पोल होना चाहिए। तो ऐसा याद रखिएगा कि द लोकेशन ऑफ नॉर्थ जियोग्राफिक पोल is at the latitude of 79.74 degree north and the longitude of 71.8 degree west होना चाहिए, a place somewhere in North Canada। while नीचे जो दूसरी लाइन दी हुई है उसमें क्या याद रखने का कि द मैग्नेटिक साउथ पोल की जगह पे क्या होना चाहिए, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होना चाहिए। द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज एट 79.74 डिग्री साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट होना चाहिए, इन एंटार्क्टिका में होना चाहिए, बराबर है। क्लियर है? बुक में कंप्लीट रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्लियर। उन्होंने लिखा है आएगा ना सर, क्या बेटा, द लोकेशन ऑफ साउथ आएगा ना, हाँ द लोकेशन लैटिट्यूड ऑफ 79, यानी एंटार्क्टिका वाला जो कहा उसकी बात करो कि नॉर्थ कनाडा वाला? हाँ, नॉर्थ की जगह पे साउथ कर सकते हो। हाँ, द लोकेशन ऑफ साउथ मैग्नेटिक पोल एंड मैग्नेटिक साउथ की जगह पे नॉर्थ कर सकते हो, सही है। इवन आप देखिए कि डायग्राम में भी दिखा रहा है कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जनरेट की हुई दिखाई है। डायग्राम नंबर 5.8 की बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसएम से निकलते दिखाई है, लेकिन वो एसएम नहीं होना चाहिए। वो अगर नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा तभी वो कह सकते हो कि वो उसकी डायरेक्शन ऐसी पॉसिबल हो सकती है, बराबर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कब पॉसिबल होगा कि अगर वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। या एंड इससे रिलेटेड अब देखिए कि एग्जांपल 5.8 जो है वो हम कर रहे हैं। एग्जांपल 5.8 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सर इम्पोर्टेंट से याद आया कि आप 11th में पता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक चैप्टर पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद टिक करवाते थे, तो वो कर दो ना आपसे स्टार्ट वापस, तो पता चले, क्योंकि पढ़ने बैठते हैं ना तो टेक्स्ट बुक में से तो पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहले हो जाती थी कि इम्पोर्टेंट ये है तो ये कर ले, ऐसा। श्योरली ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप एक सेशन रखो कि पहले के जो चैप्टर्स हो गए लाइक 1 to 4 है तो उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक टिक करवा दो ना, क्योंकि अब वो हेमंत सर को बोले फिर वो करवाए, उससे अच्छा आप ही करवा दो। ओके, नो प्रॉब्लम, करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा। तो एग्जांपल 5.8 हम ले रहे हैं। यस, उन्होंने क्या लिखा है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो इट इज
BE अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, इक्वेटर पे 0.4 गॉस जैसा है, यानी 4 × 10⁻⁵ टेस्ला आप ले सकते हो। तो एस्टिमेट द अर्थ डायपोल मोमेंट, यानी m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का इक्वेशन हमारे पास है, अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा इसलिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अर्थ की रेडियस जो होगी वो यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अर्थ रेडियस इज ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 6400 किलोमीटर होना चाहिए, यानी 6.4 × 10⁶ मीटर होना चाहिए, बराबर है। एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड intensity on इक्वेटर, बी इक्वेटर कितना होना चाहिए? इट इज μ0/4π × m/r⁻³ होना चाहिए। उसमें से m को सब इक्वेशन बनाते हैं, तो बी इक्वेटर × 4π × r⁻³ होना चाहिए। इक्वेटर पे 4 × 10⁻⁵ है, इंटू 4 × π यानी 3.14, RE यानी 6.4 × 10⁶, और उसका क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए अपॉन μ0, यानी 4π × 10⁻⁷ होना चाहिए। तो 4 कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा। यस, तो कीजिए तो 6.4 का क्यूब इंटू 4 करो तो 0.576 1048, फिर 0.576 0.576 ये होगा 18 प्लस 7 करोगे तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट कितना मिलना चाहिए? हाँ, ये 25 होगा 20 - 5 यानी 20 हो जाएगा। तो 1.048 × 10⁻23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी 10.48 × 10⁻22 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एंड रिसर्च वर्क से पता चला है कि ये एक्चुअल सिचुएशन में m एक्चुअल कितना होता है? तो वो होता है 8 × 10⁻22 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी एक्चुअल वैल्यू के साथ ये एकदम कह सकते हो कि प्रॉपर सेट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है वो एकदम परफेक्ट है, ये एक्चुअल वैल्यू ही है, बराबर है। हमने रेडियस को थोड़ा बहुत क्या कह के अप्रोक्सीमेट किया हुआ, इसलिए यहाँ पे आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का परफेक्ट वैल्यू है, ये इक्वेटर वाला जो है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, उसके बाद अब देखिए कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो इट इज द जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा उसको आप मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन यानी जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस आप कह सकते हैं, बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये जो जियोग्राफिक एक्सिस आप देख रहे हो वो जियोग्राफिक एक्सिस से, यानी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिक साउथ पोल से जो एक प्लेन पास होगा, ऐसे वर्टिकल प्लेन जो पास होगा उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। द वर्टिकल प्लेन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज
that plane is known as क्या कहेंगे? It is known as magnetic, sorry, it is known as the geographic meridian कहेंगे. क्या कहेंगे? Geographic meridian. यानी आप देख सकते हो कि इस तरह से ऐसे जो परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहा है ऐसे, तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन आप कह सकते हो. तो इस तरह से मैग्नेटिक साउथ कौन सा मेरिडियन कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे. एंड जियोग्राफिक मेरिडियन यानी ये जो जियोग्राफिक एक्सिस जो है उसमें से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है उसको हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे. एंड जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसमें से जो प्लेन पास हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे. जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज मैग्नेटिक. जो क्वेश्चन आया था वो ये था, पेज नंबर 187 की जो फर्स्ट लाइन है वो गुजकेट के अंदर रिजल्ट के फॉर्म में यानी याद रखने का था कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की दो मेजर कंट्रीज, मेजर सिटीज की बात करें, इंडिया की जो मेजर सिटीज की बात करें लाइक दिल्ली एंड मुंबई की बात करें, तो उसके अंदर आप देख वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फॉर दिल्ली एंड मुंबई. तो सर पेज नंबर एट दिल्ली एंड मुंबई के लिए वो वैल्यू है 0 डिग्री एंड 58 आर्क मिनट वेस्ट फॉर मुंबई. क्लियर? तो याद रखने का कि दिल्ली एंड मुंबई यानी इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के लिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू 1 डिग्री से भी कम है. 1 डिग्री से भी कम है उसका मीनिंग ये होगा कि दोनों ही जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे हो रहे होंगे? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे होंगे. अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो उसका मीनिंग ये होगा कि ये प्लेसेस पे जो मैग्नेटिक नीडल है वो ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली दिखाएगा. क्या? किसके बारे में? ट्रू नॉर्थ के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा. यानी ये प्लेसेस यानी इवन अहमदाबाद की भी अगर बात करें तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस ही होगा, इतना बड़ा लार्ज डिफरेंस नहीं होगा. तो यहाँ पे अगर आपने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया हुआ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो याद रखने का कि वो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो कह सकते हो कि जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी उसका जो नॉर्थ होगा वो कह सकते हो कि ट्रू मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफिक नॉर्थ जो होगा वो मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए. एंड आपको पता है कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल वो मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए. तो याद रखना कि अगर हम हमारे रूम में एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो आपको ट्रू मैग्नेटिक साउथ पोल दिखाएगा. एंड दूसरा, अगर आप साउथ पोल की बात करो तो बार मैग्नेट का साउथ पोल जो होगा वो ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए. एंड उसमें से जो लाइन पास हो रही है, क्लियर, उस लाइन को आप मैग्नेटिक मेरिडियन सपोज कर सकते हो. यानी बार मैग्नेट से परपेंडिकुलर जो प्लेन पास हो रहा है उसको आप मैग्नेटिक मेरिडियन सपोज कर सकते हो. बोलो, क्लियर हो रहा है? हेलो? यस सर. कोई डाउट यहाँ पे? नो सर. ये जो टॉपिक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक डीप एंगल, बराबर है, ये चार जो वर्ड है वो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा. बराबर है, क्लियर? इसीलिए आप देखिए कि मैंने ये डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ है, तो डायग्राम से आपको पता चलेगा कि
मैग्नेटिक एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन या जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहेंगे। दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहेंगे, बराबर है। एंड मैग्नेटिक एक्सिस में से जो इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जियोग्राफिक एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? तो इट इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। एंड इसीलिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कह सकते हैं। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आप ले सकते हो। क्लियर हुआ? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सर हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ये चैप्टर मतलब अभी 1-2 लेक्चर और लगेंगे ना इस चैप्टर को खत्म करने के लिए? हाँ, क्योंकि जियोमैग्नेटिज्म के बाद डायपैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी है। हाँ हाँ, तो नहीं वही पूछ रहा है, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ना? क्यों ऐसा? नहीं, यूं ही कोर्स के लिए यूं ही पूछ रहा था। ओके, हो जाएगा Usually. डोंट वरी, करेंगे, मैनेज कर देंगे, डोंट वरी। डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? अलाइन होना चाहिए। क्लियर हुआ? Yes. ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का डिस्कशन जो होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। Okay. ये जो डायग्राम है ना वो इसके जैसा आ रहा है, ये वाला जो डायग्राम है इसके जैसा आ रहा है, इस तरह से वो एडजस्ट होगा नीडल। तो बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।